हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। एंड इतनी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को और कोई नहीं पढ़ाएगा जितनी इजी मैं बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे इसको। अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को अपने नोट से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से भी पढ़ा सकती हूँ, बट वो कुछ कॉपीराइट इशू होता है। सो इसीलिए मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ। और अगर आप अपने सामने बुक रख लेंगे, मेरे नोट्स के समझते समझते उससे पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। है सब कुछ वही, ठीक है, बट मैं आपको अपने नोट से पढ़ा रही हूँ। और मैं बता भी दूंगी कि आपको ये पढ़ने के बाद आपको लक्ष्मीकांत से क्या पढ़ना है, तो जब आप रीड करोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो उसमें फर्स्ट चैप्टर है वही मैं यहाँ पे अभी आज कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास बुक है अभी तो अपने सामने खोल लो उस बुक को और पहले समझो एंड देन उसमें से रीड करना। ठीक है। सो चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। सो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिटी जो है वो कैसे आई, तो उसके पीछे की कुछ हिस्ट्री है, क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती है पॉलिटी की। ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो इंडिया में आए थे 1608 में। और वो कैसे आए थे? वो ट्रेडर्स की फॉर्म में आए थे। मतलब वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे कि हमें इंडिया में जाके व्यापार करना है, वो उनका उद्देश्य ये था। ठीक है। और वो किस फॉर्म में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में आए थे। यानी हम उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देते थे क्योंकि वो ईस्ट से आई थी। ठीक है। बट वो पहले तो आए थे कि हम ट्रेड ही करने जा रहे हैं, बट उनमें कुछ खास था। क्या खास था उनमें? कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसको चार्टर ग्रांट किया था किसने? जो ब्रिटिश की क्वीन थी उसने 1600 में। और ये चार्टर क्या था? ये चार्टर ये था कि उसने, जो क्वीन थी ना, उसने बोल दिया था कि अब जो इंडिया में ट्रेड करोगे ना वो सिर्फ तुम ही करोगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से मोनोपोली दे दी थी, यानी अब उनका ही हक है कि सिर्फ इंडिया में तुम ही मतलब व्यापार करोगे। ठीक है। यही था वो चार्टर। चार्टर क्या होता है कि कुछ रूल्स लिख देते हैं कि ये रूल्स हैं, तो वही चार्टर होता है। तो इन्होंने जस्ट इस चार्टर में ये बोल दिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में जाके ट्रेड करेगी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए, ठीक है, 1608 में, और ट्रेडर्स की फॉर्म में आए थे जिनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। अब इसमें खास क्या था कि ये जो है वो ट्रेड करने आए थे इंडिया में, और इनको क्वीन ने चार्टर दिया था कि तुम्हारे पास मोनोपोली है कि तुम इंडिया में ट्रेड करोगे और कोई कंपनी जो है वहां पर जाके ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है। सो बेसिकली ये इनमें अलग था। अब यहाँ पे एक टर्म होती है इम्पीरियलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक तरह की पॉलिसी है, ठीक है, जो कि यूरोपियन कंपनीज जो है उन्होंने अडॉप्ट की थी। बाय लीगल एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन। मतलब वो क्या करते थे, जो पावरफुल कंट्रीज होती थी ना, वो जाके जो पावरफुल कंट्रीज नहीं है, उनसे कम पावरफुल है, उन पे जाके क्या करते थे, उनको अपनी कॉलोनी बना लेते थे। ठीक है, यानी उन पर रूल करना चाहते थे वो, एक तरह से लीगली एंड पॉलिटिकली डोमिनेट करते थे उनको। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी इसको इम्पीरियलिज्म बोलते थे। और ये कुछ जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अडोप्ट की थी। तो ऐसे ही इंडिया भी जो था वो एक कॉलोनी बनी हुई थी। कॉलोनी यानी कि हमारे ऊपर किसी ने आके रूल डोमिनेट कर दिया, मतलब हमसे ज्यादा पावरफुल जो कंट्री है उसने। ठीक है। सो इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी, ना कि स्लेव स्टेट थी। स्लेव स्टेट नहीं थी इंडिया, इंडिया जस्ट एक कॉलोनी थी। ठीक है। तो ये होता है इंपीरियलिज्म का मतलब। और इंपीरियल पावर हमारे ऊपर कौन थी इंडिया के ऊपर? इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड ने हमारे ऊपर राज किया था। ठीक है। तो हम किसकी कॉलोनी थी? इंग्लैंड की। बट हम स्लेव स्टेट नहीं थी। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, ठीक है, और क्यों आए, कैसे आए, ये सब हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या वो सिर्फ एक कंपनी ही थी? नो, वो एक कंपनी नहीं थी। क्यों कंपनी नहीं थी? क्योंकि क्योंकि जो क्वीन थी ना, ठीक है,
बेसिकली उनके ऊपर हाथ था, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके ऊपर, इसको कुछ मत कहना, इसके ऊपर किसी का हाथ है। हाथ होने का मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी पावर का हाथ है उसके ऊपर, कि हम इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना, इस तरह से होता है। तो इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इनके ऊपर जो वहाँ की क्वीन थी, यानी जो बेसिकली वो उनको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसीलिए ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, और ये प्रॉफिट, बेसिकली इनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना ही था, ठीक है। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि उनका जो मेन मोटिव था वो इंपीरियलिज्म था, यानी उन्होंने धीरे धीरे तभी तो हमारे ऊपर राज कर लिया था, है ना। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी थी, सिर्फ कंपनी ही थी, नहीं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो एक छोटी सी कंपनी आई थी, बट हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी थी, तो इतनी बड़ी कंट्री पे उसने कैसे राज कर लिया। सो ये हम लोग जानते हैं कि कैसे इतनी बड़ी कंट्री पे उन्होंने अपना राज किया, ठीक है। तो कुछ भी चीज होने के पीछे कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उस चीज को बढ़ावा देती हैं, है ना। तो इसी तरह से कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हिस्ट्री में जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतनी बड़ी जो हमारी कंट्री है उस पर राज कर पाई, ठीक है। वो क्या इवेंट्स थे वो हम लोग देखते हैं। बेसिकली जो मुगल्स थे उस टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे इंडिया में मुगल्स का राज था, है ना। तो अब मुगल्स को हटाया तभी तो वो आए, और वो हटे कैसे, उनकी पावर कम हो गई होगी, वो वीक हो गए थे ना। तो मुगल्स वीक हो गए थे एंड पावर वैक्यूम हो गया था। पावर वैक्यूम होने का मतलब क्या है कि पावर वैक्यूम, यानी वैक्यूम क्या होता है, यानी जगह खाली हो गई है। अब वो वीक हो गए, ठीक है, तो उनको हटाओ साइड में। अब उनको हटा दिया तो अब जगह खाली हो गई, तो जगह को कोई ना कोई तो भरेगा, तो उनकी जगह कौन आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए। समझ में आया कि कोई चीज वीक हो गई, वीक होगी तो उसको हटा दिया, साइड हट भाई, अब तो साइड हट। फिर अब उसको साइड हटा दिया तो अब जगह खाली होगी ना, अब उस जगह को कोई ना कोई तो भरेगा ही। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई मान लो हमारा सीएम बना हुआ है किसी स्टेट का, ठीक है। अब वो सीएम जो है, ड्यू टू कुछ भी रीजन है, उसने अपनी जगह छोड़ दी, मतलब अपनी जो सीट है वो खाली कर दी, ठीक है। ड्यू टू कुछ भी रीजन हो सकता है, तो तभी वहां पर कोई ना कोई नया सीएम आ जाता है, क्योंकि स्टेट को तो चलाना है ना। तो इसी तरह से मुगल्स वीक हो गए थे, तो वहां पे पावर वैक्यूम आ गया, और इसी का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ इवेंट्स देखते हैं, जैसे कि जब 1739 में जो नादिर शाह है उसका अटैक हुआ था, ठीक है। जब नादिर शाह ने अटैक किया तो फिर मुगल्स जो थे वो वीक हो गए थे, ठीक है, मुगल्स वीक हो गए थे। उसके बाद फिर एक बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, ठीक है। और यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब जैसे हमें हमारा क्या होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम टेस्ट वगैरह देते हैं, तो उसमें अगर हमारे किसी में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, फिर नेक्स्ट टेस्ट हम और खुशी से देने जाते हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर इन्होंने अपना और वो चलाना स्टार्ट कर दिया। फिर होता है एक बैटल, द बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई इसमें थ्री जो है वो मेन चीजें हुई, ठीक है। क्या हुआ, जो मीर कासिम था, ठीक है, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। जो शाह आलम टू था उसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। और जो सिराजुद्दौला था उसने वो फ्लड फ्लड मतलब भाग गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में ये तीन मेन चीजें हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके पास लेजिटिमेट पावर आ गई। व्हाट इज लेजिटिमेट पावर, तो लेजिटिमेट का मतलब जहां पे भी आ जाए मतलब लीगल पावर आ गई। अभी तक जो था उन लोगों के पास इलीगल थे, मतलब जैसे क्या होता है कि जब तक कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं समझता, हम भी सोचते हैं कि तो पागल है। बट जैसे ही उसके पास, अगर हम अपने एग्जाम्पल ले लें, अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं समझता। जैसे ही हमारा एग्जाम निकलेगा, हम लोग अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, तभी से लोगों के जो अंदाज हैं वो हमारे
तरफ चेंज होते जाएंगे, है ना। तो सारा खेल होता है लीगल पावर का, यानी अब उनके हाथ में पावर आ चुकी है, ठीक है। अब लोग जो हैं उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लीगली उनके पास पावर आ चुकी है। तो इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनके पास लेजिटिमेट पावर आ गया, यानी लीगल पावर आ गई, ठीक है। अभी तक तो वो इलीगली काम कर रहे थे। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये तीन चीजें होने के बाद इन लोगों को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स किस किस के, रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के। रिवेन्यू मतलब अब ये लोग क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो सीधा पैसा आएगा अब इनके पास, ठीक है। तो टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो दीवानी राइट से इनके पास क्या हो, इनके पास पैसा भी आ रहा है क्योंकि ये अब टैक्स कलेक्ट करेंगे, और इनके पास लेजिटिमेसी भी आ गई, यानी लीगली पावर भी आ गई, ठीक है, क्योंकि अभी सिविल जस्टिस भी देंगे। और कहाँ कहाँ की आई थी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से इनके पास सबसे ज्यादा पावर आ गई बैटल ऑफ बक्सर के बाद। यहाँ से तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था थोड़ा बहुत, अब यहाँ पे तो इन्होंने उधम ही मचा दिया। फिर जो ये सब हुआ उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर बना बंगाल का, वो कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इतनी बड़ी कंट्री पे रूल किया। क्लियर हो गया सबको। अब हम देखते हैं आगे। फिर क्या होता है कि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, मजे आ रहे थे इनको, ठीक है, टैक्स टुक्स ले रहे थे, पैसा पूसा फुल था इनके पास, ठीक है। फिर क्या होता है, एक टाइम आता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उनका लॉस हो, मतलब उनके पास पैसे की कमी पड़ जाती है, लॉस हो जाता है, इतना टैक्स आने के बाद भी उनके पास लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पैसे मांगने जाते हैं इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उनके पास, ठीक है। पैसे मांगने जाते हैं, अब हम किसी से कुछ मांगे और वो बदले में कुछ ना ले, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो इंग्लैंड गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने क्या बोला कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे बट उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्विड प्रो क्यो, यानी एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। तो इन्होंने क्या मांगा, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने, इन्होंने बोला कि हम जो लॉ बनाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए, हम लॉ बनाएंगे, ये इन्होंने बोला। और सबसे बड़ा जो पावर है ना, वो पैसा नहीं है, वो अपने हाथ में पावर होना है। समझ में आ रहा है, यानी इन्होंने क्या मांगा कि हम लॉ बनाएंगे, हम लॉ बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए। तो हम तुम्हें बदले में पैसा दे देंगे, ठीक है। अब देखो, पैसा जो है वो, अगर आपको कोई कहे कि तुम्हें पैसा चाहिए या पावर चाहिए, तो कभी भी पैसा नहीं बोलना, हमेशा पावर ही चाहिए हो। क्योंकि पावर में हम कुछ भी लॉ बना देंगे, हम बोल देंगे कि तुम्हारा सारा पैसा मेरा है, ये लॉ बना दिया, ठीक है। तो पैसा कभी भी नहीं हो सकता, पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से इन्होंने अपने हाथ में पावर ले लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जो ये इन्होंने बोला कि हम लोग लॉ बनाएंगे तुम्हारे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए, इन्हीं को ही रेगुलेटिंग एक्ट्स बोला गया, ठीक है। आप लोग बुक में देखते जाओ, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, फर्स्ट ही है आपके पास, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स इन्हीं को बोला गया कि टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। और ये कैसे करेंगे कंट्रोल एंड रेगुलेट इनको, इन्होंने बोला कि हम हर 20-20 ईयर्स में जो है इन टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने बोला, इस तरह से ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करेंगे। और यही कि 20-20 ईयर्स बाद करेंगे। सो यहाँ पे ये रेगुलेटिंग एक्ट्स बने हमारे कौन कौन से, 1773 में, फिर इसमें 20 जोड़ दो 1793, फिर इसमें 20 जोड़ दो 1813, फिर 20 ऐड कर दो 1833, एंड फिर लास्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो था 1853, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि इनमें क्या था। तो सबसे पहले है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसको हम अलग वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो
फ्यूचर में जो भी आएंगी वो भी ज़रूर देखना, ठीक है। सो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में।